हे गाइस, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर कॉल्ड एज टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स। ठीक है, सो दिस इज गोना बी द वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज बिकॉज वी हैव कवर्ड इट फ्रॉम बेसिक। कि अगर आपको ये पता ही नहीं है कि टीडीएस टीसीएस होता क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना टू गेट एवरी ट्रिक स्टेप्स टू लर्न इट, टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी हमारे टॉपिक का नाम क्या है? टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? तीन तरीके के टैक्सेस है। अब तीन तरीके के टैक्सेस है, उसमें सबसे पहला क्या है? टीडीएस। एक है हमारे पास क्या? टीसीएस। और तीसरा क्या है? एडवांस टैक्स। ठीक है, तो मैम इसका फुल फॉर्म तो हमको पता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स एंड एडवांस टैक्स। बट ये सब होता क्या है, इसको लाया क्यों गया गया? तो अगर आप सिंपली समझेंगे तो सरकार जो है आपको टैक्स कब लेती है बेटा? आपका जो टैक्स होता है, मतलब जो आईटीआर आप फाइल करते हो तभी आप टैक्स पे करते हो। तो वो कब जाता है? असेसमेंट ईयर में। मतलब आप साल भर पूरी इनकम कमा लेते हो, उसके बाद असेसमेंट ईयर में जाके टैक्स पे करते हो। ठीक है, बट सरकार को ये डर है कि क्या पता आप पूरा पैसा खर्च कर दो, क्या पता आपके पास टैक्स पेमेंट का पैसा ही ना हो, या क्या पता आपके कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हो जिसमें आप टैक्स इवेड करने की कोशिश करो। इसीलिए सरकार ने सोचा कि कुछ टैक्स तो हमको प्रीवियस ईयर में लेना पड़ेगा, कि जितना सर्टेन टैक्स है वो तो प्रीवियस ईयर में लेना पड़ेगा। तो सरकार ने तीन तरीके बनाए प्रीवियस ईयर में टैक्स कलेक्ट करने के: टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स। ठीक है, अब टीडीएस क्या बोल रहा है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, कि जो बायर है, कि जब भी आप जब पेमेंट करोगे ना, जब आपके लिए कोई एक्सपेंस का पेमेंट करोगे, तो उसमें से कुछ अमाउंट आपको काट के, उसमें से कुछ अमाउंट काट के बोल रहे हो, उसमें से कुछ अमाउंट क्या करके? डिडक्ट करके, कुछ अमाउंट काट के क्या करना है? सरकार को जमा कर देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं टीसीएस की। तो टीसीएस क्या बोलता है कि आपको क्या करना है जब आप पैसा क्या कर रहे हो? सर, रिसीव कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें से आपको टीसीएस क्या करना है? कलेक्ट करना है, मतलब कुछ अमाउंट जोड़ के कलेक्ट करना है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, कि टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि आपको पेमेंट क्या करना होता है? काटना होता है। कुछ जितना आप पेमेंट करने वाले हो तो उसमें से कुछ अमाउंट सरकार को देते हो और बैलेंस अमाउंट सामने वाली पार्टी को देते हो। टीसीएस में क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स में, कि आपको जो पैसा रिसीव होने वाला है उसमें से आप 1% एक्स्ट्रा ऐड करके लेते हो सामने वाले से, क्योंकि वो आपको सरकार को देना है। ठीक है, और एडवांस टैक्स मतलब कि भाई ओन इनकम, आपका किसी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बट फिर भी सरकार चाहती है कि आप 4 इंस्टॉलमेंट में अपना टैक्स जो है वो एडवांस में पे करें। सरकार किससे चाहती है? ऑब्वियसली जिसके पास टैक्स ज्यादा है। तो जिसकी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा होने वाली है साल भर में, उसको एडवांस टैक्स भरना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको ऑन ओन ट्रांजैक्शन, ऑन दी ओन इनकम आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। आपके ऊपर ट्रांजैक्शन पे नहीं लिया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बेसिक बात इन तीनों की क्या है? टैक्स कलेक्टेड इन प्रीवियस ईयर, कि सरकार को ना चाहिए था तरीका कि वो प्रीवियस ईयर में टैक्स कलेक्ट कर सके। ठीक है, तो इसी ने उसने तीन तरीके बनाए: टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स। मैम और कोई तरीका है जिससे आपको प्रीवियस ईयर में टैक्स मिल सकता है? नहीं, सिर्फ तीन तरीके हैं जिससे सरकार आपसे प्रीवियस ईयर में टैक्स कलेक्ट कर सकती है। फिर जब आप आईटीआर भरते हो ना, तो इसमें क्या करते हैं? आपको टोटल टैक्स लाइबिलिटी में से आपने जो टीडीएस भरा है, जो टीसीएस भरा है, या जो एडवांस टैक्स भरा है, वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। और जो बैलेंस टैक्स लाइबिलिटी बचती है वो आप क्या करते हो? गवर्नमेंट को पे कर देते हो। वो आप गवर्नमेंट को पे करते हो। तो असेसमेंट ईयर में अपन क्या करते हैं? पहले पूरे साल भर की इनकम का टैक्स निकालते हैं। फिर प्रीवियस ईयर में जितना चला गया, जितना टीडीएस गया, जितना टीसीएस चला गया, जितना एडवांस टैक्स चला गया, वो जितना सरकार ने प्रीवियस ईयर में हमसे ले लिया था, भाई वो तो माइनस करेंगे हम, कि उधारी में से जितना पैसा दिए वो तो वापस करेंगे ही ना, माइनस तो करेंगे। तो वो माइनस कर देते हैं। फिर जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या हो जाएगा? तो वो आपको क्या करना पड़ेगा? तो वो आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस, टीसीएस और एडवांस टैक्स। ठीक है, तो इसीलिए कंपैरिजन के लिए
मैंने सब चीजों को आपको एक पेज में साथ में दिया हुआ है ताकि आप सारे कॉन्सेप्ट को क्या कर सके, कंपेयर कर सके। ठीक है, तो ध्यान से बेसिक से धीरे धीरे समझना कि एडवांस टैक्स कैसे काम करता है, टीडीएस कैसे काम करता है और टीसीएस कैसे काम करता है। आई होप वी आर रेडी। यस, लेट्स मूव इन टू द टॉपिक। एक सेकेंड। गवर्नमेंट के पास क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था सर कि गवर्नमेंट के पास क्या है, 3 तरीके हैं। वो आपसे प्रीवियस ईयर में टैक्स कलेक्ट कर सकती है। एक है आपका एडवांस टैक्स, एक है आपका टीडीएस और एक है आपका टीसीएस। तो मैंने पहले ही फर्स्ट लाइन में लिख दिया। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी किसके साथ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी एडवांस टैक्स के साथ। ठीक है, तो एडवांस टैक्स वाले टॉपिक को ध्यान से देखना कि ये जो है ना हमारा क्या है, टैक्स पेयर है। और ये जो है ना बड़ी सी बिल्डिंग, ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो आपसे टैक्स लेती है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है। ठीक है, जो टैक्स पेयर है ना उसको एडवांस टैक्स को 4 इंस्टॉलमेंट में भरना है डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो 4 इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, वो 4 इंस्टॉलमेंट फर्स्ट क्वार्टर में आपको भरना है अप टू 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो ये कब भरना है, तो ये फर्स्ट क्वार्टर में। डेट वेट आपको बताई जाएगी, अभी बस क्वार्टर याद रख लो, वो वाला नहीं। ठीक है, ये वाला क्वार्टर, साल वाला क्वार्टर। तो एक क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर तक आपको भरना है अप टू 45% ऑफ द एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो जो टोटल में एडवांस टैक्स लायबिलिटी है, फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरी टोटल एडवांस टैक्स लायबिलिटी फर्स्ट टाइम में मैंने एस्टिमेट की थी, एस्टिमेटेड पे भरते हैं, एक्चुअल तो हमको भी नहीं पता टैक्स कितना होने वाला है साल के एंड में। तो मेरा एस्टिमेशन पहली बार में था 1 लाख रुपए। तो 1 लाख का 15% कितना होता है, 15,000। तो मैं पहली इंस्टॉलमेंट कितने की भरूंगी, 15,000। ठीक है, फिर सेकेंड वाले में बोलता है एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लायबिलिटी का 45%। तो अभी भी मेरी एडवांस टैक्स लायबिलिटी मेरे को लगता है 1 लाख ही होगी साल भर की। तो मेरे को टोटल का 45% भरना है, बट मैं 15% तो भर चुकी हूँ, तो मैं बैलेंस कितना भरूंगी, 30%। तो पहले वाले केस में मैं बैलेंस भरा, टोटल में भरा 15%, थर्ड वाले में 30%। तो मेरी सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक टोटल में 45% हो गया है, पहली इंस्टॉलमेंट का 15% और ये वाली इंस्टॉलमेंट का 30%। ठीक है, उसके बाद मेरे को थर्ड क्वार्टर तक भरना है 75% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। अब मेरे को लगता है कि नहीं नहीं सर, मेरा तो ज्यादा होने वाला है, मेरा तो टैक्स ही बढ़ जाने वाला है टोटल में। तो मेरा, मैं फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है कि मेरा हो जाएगा कितना, 10 लाख। पहले मैंने 1 लाख एस्टिमेट किया था, बट मेरे को फॉर एग्जांपल मान लो कोई और जो है बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो मिल गया और मेरी सेल बहुत अचानक से रेज हो गई, तो मेरे को लगता है मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 10 लाख। अब पहले इंस्टॉलमेंट मैंने कितना भरा था, 15,000। दूसरे में भरा था कितना, 30,000। अब 10 लाख का 75% कितना, 10 लाख का 75% कितना होता है, 7.5 लाख। तो मेरे को अभी तक टोटल में 7.5 लाख का टैक्स भरना था, बट मैं कितना भर चुकी हूँ, मैं भर चुकी हूँ 45,000 रुपए। तो 45,000 माइनस हो जाएगा और बैलेंस टैक्स लायबिलिटी आपकी आ जाएगी 6,05,000। तो 6,05,000 का टैक्स भरूंगी मैं थर्ड इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, अब लास्ट वाला क्या है, 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। तो 10 लाख जो मेरी 100% है, लेकिन मैं 75% तो भर चुकी हूँ, मतलब 7.5 लाख रुपए भर चुकी हूँ। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना भरूंगी मैं, 2.5 लाख। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। तो अगर मैं इसको वापस से आपको बता दूं, तो 15% ऑफ द एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लायबिलिटी आप भरते हो। तो 1 लाख का टैक्स था, 15% आपने भरा कितना, 15,000। ठीक है, सेकेंड क्वार्टर में आपका टैक्स था कितना, 1 लाख मैंने एस्टिमेट किया था, उसका टोटल का 45%, मतलब टोटल में भरना था मेरे को 45,000, बट मैंने 15,000 पहले भर दिया, तो अभी मैं कितना भरूंगी, 30,000। अब मेरा एडवांस टैक्स लायबिलिटी चेंज होकर कितना हो गया सर, 10 लाख। 10 लाख हो गया, तो 10 लाख का 75% होता है कितना, 7.5 लाख। लेकिन मेरे को टोटल में 7.5 लाख भरना है। मैं कितना भर चुकी हूँ अभी तक, 15 और 30, 45,000 रुपए भर चुकी हूँ, तो मैं माइनस कर दूंगी, बैलेंस कितना बचा, 6,05,000। वो यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा। और अप टू 100% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको लास्ट में भरना था 10 लाख, आप 7.5 लाख भर चुके हो, बचा कितना 2.5 लाख, तो आप कितना भरोगे 2.5 लाख। आई होप आई एम क्लियर। यस। तो आपको वही बोल रहा है, एस्टिमेट द टैक्स लाइबिलिटी, एस्टिमेट करना है और ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस करंट एंड करंट ईयर इनकम। पिछले साल आपकी इनकम कितनी थी, इस साल इस क्वार्टर तक आपकी इनकम कितनी है, उसी बेसिस पे क्या होता है आपको टैक्स भरना होता है। ठीक है। और इट इज पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट, आपको 4 इंस्टॉलमेंट में भरना होता है। लेकिन अगर आप 44 एडी या एडीए ऑप्ट करते हैं तो उसके लिए आपको एक ही इंस्टॉलमेंट में एडवांस टैक्स भरना है, वो नीचे में लिखा हुआ है। अब एडवांस टैक्स लाइबिलिटी जो मैंने ऊपर लिखा था उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है एस्टिमेटेड टैक्स पेबल आफ्टर, हाँ आपकी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर, सॉरी इसको हटा देंगे, टीडीएस, टीसीएस, मैट और एएमटी। टीडीएस, टीसीएस और मैट एएमटी कंसिडर करने के बाद आपकी जो बैलेंस इनकम है उस पर आपको एडवांस टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। ठीक है। अब ट्रीटमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे ट्रीटमेंट होता है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरी टोटल इनकम थी कितनी 20 लाख। ठीक है। अब और मैंने टैक्स ऑन टोटल इनकम निकाला है कितना 4,29,000। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने 4,29,000 का एडवांस टैक्स भर चुकी हूँ ऑलरेडी मैं पिछले साल में, वो माइनस हो जाएगा और टैक्स हो जाएगा कितना 0। तो बेसिकली 4,29,000 का 15% हुआ होगा कितना 64,350, तो ये उसका हुआ होगा 15%, ये हुआ होगा 30%, ये भी हुआ होगा कितना 30%, और लास्ट वाला हुआ होगा कितना 25%। ठीक है। तो इतना आप भरोगे तो आप सबका ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 100% आपने पे कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा 4,29,000। अगर इतने का अगर आपने एडवांस टैक्स भर दिया है तो आपका टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगा 0। आई होप आई एम क्लियर। नेक्स्ट, एडवांस टैक्स लायबिलिटी की एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो अगर आपकी साल भर का टैक्स, अगर आपका करंट ईयर का टैक्स आपको पता है कि 10,000 या उससे ज्यादा होने वाला है तो आपको एडवांस टैक्स भरना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। एक्सेप्शन, अगर कोई रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, क्या है रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, जिसका बिजनेस इनकम नहीं है, जिसको पेंशन इनकम वगैरह आ रही है और वो अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10 से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको भरने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है बेटा आपका एक्सेप्शन है। ठीक है। 10,000 से ज्यादा होगा आपका साल भर में टैक्स लायबिलिटी तो हर किसी को भरना है, बट अगर कोई रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है जिसकी पीजीबीपी इनकम नहीं है, बिजनेस नहीं है, तो उसको एडवांस टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब क्या लिखा है, अप टू 15 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर, कि आपको एडवांस टैक्स का पहला इंस्टॉलमेंट, तो पहला आपका क्वार्टर कौन सा होता है, आपका पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, तो इसलिए आपने पहला क्वार्टर का कब तक भरना है 15 जून ऑफ द प्रीवियस ईयर, अप टू 15% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। उसके बाद दूसरा होता है आपका जुलाई अगस्त सितंबर, तो 15 सितंबर को 45%। उसके बाद होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 15 दिसंबर को 75%। और उसके बाद होता है आपका जनवरी फरवरी मार्च, तो इट इज 100% ऑफ द एडवांस टैक्स लाइबिलिटी, ऐसे आपको भरना है। ठीक है। तो ये आपकी ड्यू डेट दी हुई है कि फर्स्ट क्वार्टर में आपकी ड्यू डेट क्या है, आपको कब तक भरना है, और ये परसेंटेज है जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। ठीक है। एक चीज मैंने आपको पहले और बताई है कि 44 एडी और 44 एडीए में सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट होती है, दैट इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, उसके अलावा बाकी 3 इंस्टॉलमेंट नहीं होती है। तो फिर आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट में 100% भरना पड़ेगा, आपने के लिए कोई परसेंटेज नहीं है। ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लास्ट इंस्टॉलमेंट की डेट क्या है 15 मार्च, अब आपकी 15 मार्च से 31 मार्च की भी तो इनकम हो सकती है ना, तो अगर आपने एडवांस टैक्स 31 मार्च तक भी पे किया लास्ट इंस्टॉलमेंट का तो उसको अपन एडवांस टैक्स ही कंसिडर करते हैं। ठीक है। क्यों, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर में फॉल कर रहा है ना सर, तो प्रीवियस ईयर में फॉल कर रहा है इसलिए उसको हम एडवांस टैक्स ही काउंट करते हैं। अब हम क्लियर। हाँ, ये तो ठीक है, क्या बोलता है पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय एओस ऑर्डर। ठीक है, कि आपने एडवांस टैक्स नहीं भरा तो एओ ने क्या किया ऑर्डर इशू कर दिया टू पे एडवांस टैक्स, तो वो किसके ऊपर कर सकता है, पहले तो कब तक कर सकता है, तो बिफोर दी लास्ट डे ऑफ फेब्रवरी। ठीक है, लास्ट डे ऑफ फेब्रवरी तक वो ऑर्डर इशू कर सकता है,
और अगर कब तक कर सकता है, तो आपकी जो करंट ईयर की इनकम है एज पर असेसमेंट, या आपका पहले कभी अगर असेसमेंट हुआ था उस टाइम की आरओआई, या उसके बाद अगर आईओआई अगर असेसमेंट के बाद हायर आपने इनकम दिखाई, तो वो वाली इनकम के हिसाब से वो आपको नोटिस इशू कर सकता है। नाउ कम टू द टॉपिक कॉल्ड एज व्हाट, टीडीएस। ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो बंदा है ना सर, वो कौन है? पेयर है। और ये जो बंदा है ना, वो पेई है। तो पेयर क्या होता है मैम? तो पेयर होता है ना कि जो इंसान एक्सपेंस कर रहा है, जिसके लिए वो ट्रांजैक्शन एक्सपेंस है, वो है पेयर। और जिसके लिए वो ट्रांजैक्शन इनकम है, वो है क्या? पे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पेयर ने क्या किया है, 10 लाख रुपए का लोन लिया है। ठीक है, तो लोन का वो क्या पे करेगा सर? इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है, तो लोन का क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। तो अब उसको गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप उस इंटरेस्ट में से टीडीएस डिडक्ट कर लो, क्योंकि इंटरेस्ट के ट्रांजैक्शन पे टीडीएस लगता है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स एक्ट में मेंशन किए गए कि किसमें किसमें आपको टीडीएस काटना है। तो डिपॉजिट कर दो किसको? गवर्नमेंट को। तो फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 10 लाख। 10 लाख का उसको इंटरेस्ट भरना है, और टीडीएस उसके ऊपर कितना? 10%। ठीक है, तो 1 लाख रुपए आप उसमें से काट लो, और 9 लाख रुपए नेट अमाउंट जो है आप पेमेंट कर दो किसको? पे को। तो सीधा सीधा पेयर को बोल रहे हैं कि आप क्या करो, उसमें से 10 लाख में से 1 लाख रुपए टीडीएस गवर्नमेंट को दे दो, और जो बचा हुआ 9 लाख रुपए, जो बचा हुआ 9 लाख रुपए, वो आप क्या कर दो? तो वो आप कर दो यहाँ पर क्या बोलते हैं, वो आप कर दो पे को पे। तो पे जो क्या पेयर जो है वो पे कर रहे हैं कितना? 9 लाख। अब पेज को क्या करेगा? क्रेडिट लेगा जो उसका टीडीएस कटा है। जो 1 लाख की इनकम उसकी चली गई है ना, उसका टीडीएस लेगा जो उसके पेयर ने जो काटा है। तो मैम ये इसके क्रेडिट लेगा कैसे ये? तो बेटा क्या होता है, जब टीडीएस कटता है ना, तो पैन नंबर के हिसाब से डिपॉजिट होता है। तो आप पेई के पैन में डिपॉजिट करोगे, तो क्रेडिट किसको मिलेगा? अल्टीमेटली पेई को मिलेगा। ठीक है, क्रेडिट किसको मिलने वाला है? पेई को मिलने वाला है। अब ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ पे। अब पे के हाथ में ट्रीटमेंट समझो। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भले आपको मिला 9 लाख है, ध्यान से रखना, भले पे को कितना मिला है, भले ही पे को 9 लाख रुपए मिला है, बट आपको हमेशा से क्या दिखाना होता है? ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल करना होता है। हमेशा से आपको ग्रॉस अमाउंट ही टैक्सेबल करना है। ठीक है, तो मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिखाऊंगी। मेरी टोटल इनकम आ गई कितनी? 10 लाख। अब 10 लाख में टैक्स निकालूंगी इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो कितना आ जाएगा? 1,17,000। ठीक है, जो टीडीएस डिडक्टेड है, टीडीएस डिडक्टेड कितना है? 1 लाख। तो टैक्स पेबल जो है वो कितना आ जाएगा सर? 17,000। ठीक है, जो टीडीएस काटा था ना, किसने काटा था? पेयर ने काटा था। तो वो 1 लाख रुपए का बेनिफिट मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा, और मेरे को अभी सिर्फ कितना पे करना है? 17,000, क्योंकि 1 लाख रुपए ऑलरेडी गवर्नमेंट को मेरे नाम पे डिपॉजिट हो गया है। तो मेरी इनकम है, लेकिन मेरी इनकम आने से पहले ही टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पहुंच गया है, और इनकम जो है वो मेरे पास अभी तक पहुंची भी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि भले 10 लाख उसकी इनकम है, लेकिन सोर्स में ही 1 लाख रुपए काट लो, सोर्स में ही 1 लाख काट लो, 9 लाख रुपए ही बंदे को पेमेंट करो। तो इसका नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आई होप आई एम क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है, और जब कलेक्ट का मतलब होता है, मतलब ऐड होता है। ठीक है, तो ये जो बंदा है वो क्या है? कलेक्टर है। अब इसको पैसा लेना है तो ये ऐड करके लेगा। ठीक है, टीडीएस में क्या था कि उसको पैसा पे करना था, तो उसने माइनस करके पे किया। अब कलेक्टर को पैसा लेना है, तो पैसा लेना है तो वो क्या करेगा? पैसा वो ऐड करके, मतलब टीसीएस उसके अंदर ऐड करके लेगा। तो कैसे ऐड करके लेगा? जो कलेक्टर है वो क्या है? हमारा सेलर है। तो सेलर के लिए जो अमाउंट है वो क्या है? इनकम है। तो वो 1% टीसीएस कलेक्ट करना है सेल में, और उसको डिपॉजिट करना है किसको? गवर्नमेंट को। ठीक है, तो जो इनवॉइस होगा वो सेलर क्या इशू करेगा? तो वह ऐसा इनवॉइस इशू करेगा। द वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है उसका? 10 लाख। जीएसटी उस पर 12% लगेगा, 1,20,000। और टीसीएस लगेगा 1% ऑन 10 लाख। किसमें लगेगा बेटा? 10 लाख में। ठीक है, ऐसा नहीं कि जीएसटी के ऊपर टीडीएस लगा दो, इनकम टैक्स लगा दो, कलेक्ट कर लो। टैक्स के ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं होता है। जीएसटी ऑलरेडी एक टैक्स है, उसके ऊपर टीसीएस ले लोगे? नहीं।
तो सिर्फ और सिर्फ जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ गुड्स है उस पे आप 1% टीसीएस कलेक्ट करोगे। कितना हुआ? 10,000। टोटल आपकी सेल वैल्यू कितनी हो गई? 11,30,000। तो बायर कितना पे करेगा? बायर पे करेगा 11,30,000। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ कलेक्टी। कलेक्टी के नाम पे टीसीएस जमा हुआ है तो क्रेडिट किसको मिलेगी? कलेक्टी को मिलेगी। तो कलेक्टी की टोटल इनकम क्या है? जो भी होगी, फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपए टोटल इनकम है, ठीक है। उसमें टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना हो गया? 4,29,000, ठीक है। उसमें से मेरा जो टीसीएस डिडक्ट हुआ था ना, क्योंकि इनकम टैक्स ही माइनस करेंगे, अभी इनकम टैक्स की बात चल रही है, तो 10,000 का टीसीएस कटा है ऊपर में, वो मैं क्या कर दूंगी? माइनस कर दूंगी। नेट टैक्स पेबल जो बायर है वो कितना पे करेगा? तो बायर पे करेगा 4,19,000, ठीक है। नाउ नाउ वी हैव द गुड टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट ऑन पेयर और कलेक्टर। मतलब या तो आपने टीडीएस लेस डिडक्ट किया है, या डिडक्ट तो टाइम पे कर लिया था बट आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, तो उस केस में आपको ये सब लगता है, ठीक है। तो पहला क्या है? टीडीएस आपने लेट डिडक्ट किया है, कि आपको डिडक्ट करना था टाइम पे, आपने टीडीएस लेट डिडक्ट किया है, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और द पार्ट ऑफ द मंथ। कब से? तो जब डिडक्ट करना था ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन से एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन तक, ठीक है। तो कब से कब तक? ड्यू डेट ऑफ डिडक्शन से लेके एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोलता है कि टीडीएस डिडक्ट तो हुआ है, टीडीएस डिडक्ट हुआ है बट पे नहीं हुआ है गवर्नमेंट को, तो इंटरेस्ट लगेगा आपको एट द रेट 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। जब ने आपसे डिडक्ट किया है उस डेट से लेके पेमेंट की डेट तक आपको इंटरेस्ट लगेगा 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। आपने डिडक्ट ही नहीं किया है तो आपको इंटरेस्ट लगेगा इंटरेस्ट एट द रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ टिल द टाइम उनको पैसा नहीं मिल जाता, मतलब टिल द टाइम पे फाइल्स द आईटीआर। क्योंकि आईटीआर के थ्रू जो क्या होगा वो टैक्स भर देगा, तो आईटीआर के थ्रू जब वो टैक्स भर देगा अल्टीमेटली, तो तब सरकार को पैसा मिल जाएगा। तो या तो आपने डिडक्ट नहीं किया तो उस केस में फिर 1% जब तक पे का आईटीआर फाइल नहीं हो जाता। इंटरेस्ट टीसीएस के लिए हमेशा कितना है बेटा? तो टीसीएस के लिए हमेशा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है फ्रॉम ड्यू डेट टू पेमेंट डेट। ड्यू डेट से लेके पेमेंट की डेट तक 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ही है, इसमें कोई 1.5% का कॉन्सेप्ट नहीं है। आई होप आई एम क्लियर।